चुनाव जो होते हैं आम तौर पर सत्ता पक्ष के चुनाव होते हैं और ज़्यादातर उपचुनाव में जो सरकारें होती हैं जिस पार्टी की वही जीतते हैं। उसका कारण होता है कि चाहे वो लोकसभा का उपचुनाव हो और चाहे विधानसभा का उपचुनाव हो, क्योंकि मतदाताओं के मन में रहता है कि भाई सरकार तो बदलनी नहीं है इस सीट से, तो उनका झुकाव भी हो जाता है कि सत्ता पक्ष का व्यक्ति जीतेगा तो कम से कम क्षेत्र के काम होंगे। और दूसरा प्रशासन शासन भी जो है वो उसका भी एक दबदबा उन चुनाव में रहता है, क्योंकि चुनाव आयोग उस तरह से तो कंट्रोल करता नहीं है राज्य सरकार को उपचुनाव में। लेकिन जब सत्ता पक्ष चुनाव हारता है तो उससे कुछ मायने होते हैं, कुछ संकेत होते हैं। अतीत में भी कई उपचुनावों के से ऐसे संकेत मिले हैं। 1900 पहला उपचुनाव जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीते थे। अब सन मुझे पूरी तरह याद नहीं है, 63 था या 61 था, लेकिन नेहरू जी के ज़माने की बात है। तो वो पहला उपचुनाव फर्रुखाबाद का हुआ था जिसमें जीत के आए थे। और लोहिया जी की उस जीत ने 1967 में जो संविध सरकारें बनी उत्तर भारत में उसकी नींव रख दी थी। वहीं से जो है नेहरू सरकार और कांग्रेस की नींव दरकानी लोहिया जी ने शुरू की थी, हाउस में पहुँच के। उसके बाद 67 में TN सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और अपना चुनाव हार गए थे बाई इलेक्शन, और उससे फिर संविध सरकारों के पतन की भी पटकथा लिखी गई। इसी तरह 74 का चुनाव हुआ जिसमें शरद यादव जबलपुर से जीते थे और निर्दलीय जीते थे, और सेठ गोविंदास के पौत्र को उन्होंने हराया था। उसने फिर जनता पार्टी के गठन के बीच उस 74 के चुनाव में छिपे थे, क्योंकि सारे दलों ने, विपक्षी दलों ने एकजुट होकर उनको समर्थन दिया था। VP सिंह का चुनाव, इलाहाबाद उपचुनाव, अमिताभ बच्चन के इस्तीफे से खाली हुई थी सीट, मीर जी ने भी रखी थी उससे भी। तो इस तरह के उपचुनावों के संकेत मिलते हैं। मैं मतलब इसका रिवर्स भी उदाहरण है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए बहुत जल्दी कोई भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। 2018 में उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा के उपचुनाव हुए थे और तीनों बीजेपी हार गई थी। गोरखपुर, आपका ये फूलपुर और कैराना, और एक उपचुनाव हुआ लोकसभा का, और एक विधानसभा का भी हुआ था नूरपुर का, वो भी हार गई थी बीजेपी। और तब हम सब ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अब बस 2019 में जो है बीजेपी के पतन की शुरुआत होगी। लेकिन बिहार के कॉन्टेस्ट में जो बांकीपुर का चुनाव है उसका, क्योंकि बिहार की जो राजनीति पिछले 90 के बाद से वो बिल्कुल एक तरह की राजनीति चल रही है। उसमें थोड़ा सा चेंज आया था जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे 2005 में, और एक उम्मीदों वाली राजनीति शुरू हुई थी और बिहार का कायाकल्प भी हुआ, नीतीश जी ने किया। लेकिन 2015 के बाद जो नीतीश कुमार की राजनीति थी वो भी लगभग लालू जी के पैटर्न वाली राजनीति हो गई। अपराधों पर नियंत्रण वगैरह उनका भी छूट गया था, उनकी पार्टी में तमाम बाहुबली आ गए थे, अनंत सिंह वगैरह सब उन्हीं की पार्टी में है। तो वो जो नीतीश की यूएसपी थी वो खत्म हो गई थी, और बिहार के लोग इसको लेकर के नए विकल्प की तलाश में थे। उनको लगता था कि एनडीए में भी आप वही चेहरे, आरजेडी की में वही चेहरे घूम फिर के इधर से उधर आते जाते हैं, सम्राट चौधरी भी वही चेहरा है। तो बांकीपुर चुनाव के जरिए प्रशांत किशोर का जो रिवाइवल हुआ है, मैं रिवाइवल इसलिए कह रहा हूँ कि विधानसभा के चुनाव में प्रशांत किशोर बिल्कुल बुरी तरह से फ्लॉप हो गए थे। 4% वोट उनको मिला था और एक भी सीट नहीं मिली थी, और बांकीपुर में भी उनका नतीजा देख लीजिए कितने वोट थे उनकी पार्टी के। लेकिन इस बार एक तो बीजेपी कैंडिडेट से नाराजगी, और दूसरा उनको लोगों को लगा कि इन मुद्दों पर वोट अगर करेंगे तो हो सकता है एक नया विकल्प बने बिहार में, और बिहार की जनता एक नए विकल्प की तलाश में है। अभी वो बन गया है कि नहीं बन गया है ये कहना मुश्किल है, प्रशांत किशोर के कौशल पर निर्भर करेगा। लेकिन एक विंडो ये जरूर खुली है कि प्रशांत किशोर विधानसभा में, विधानसभा के बाहर, और एक बात मैं कहूँ, प्रशांत किशोर की पार्टी से दल बदल नहीं हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।